नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 5। ठीक है। जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसको 5 कर देते हैं, 4 लिखा हुआ है। ठीक है। चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग क्लास 6 में यानी कक्षा 6 में हमने पढ़ चुका है इसके बारे में। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस क्लास 7 में भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक्स पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक। देखिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है सबसे पहले समझिए आप। पहले हम समझाते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करेंगे। भौतिक परिवर्तन उसको बोलेंगे जिसमें क्या होता है ना, साइज और शेप में परिवर्तन होता है, यानी आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है। उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है। और भौतिक में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दो ही बात आपको याद रखना है। भौतिक में क्या होगा कि उसके जो आकार है, उसके जो आकृति है, वो उसमें परिवर्तन होगा। पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी का हमने घड़ा बनाया, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ। मिट्टी तो नहीं ना, मिट्टी से वो पत्थर तो नहीं ना बन गया, पदार्थ में तो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वही रासायनिक अगर हम देख लें, तो दूध से दही बना। ठीक है। तो दूध से वो दही बन गया, वापस से वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो नया पदार्थ बन गया है। तो जहाँ नया पदार्थ बन जा रहा है वह रासायनिक परिवर्तन होता है, और जहाँ नया पदार्थ नहीं बनता है, वापस से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे घड़ा बनाए, तो घड़ा से वापस से हम मिट्टी बना सकते हैं उसको गीला करके, लेकिन दही को हम वापस से दूध नहीं बना सकते। तो यही है आपका सिंपल सा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। आइए जो पॉइंट्स है इसके मेन उसको समझते हैं। देखिए, वैसा परिवर्तन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाए, मिट्टी का घड़ा बनाए, घड़ा को फिर से भिंगा कर गीला करके उसको क्या करेंगे, हम लोग वापस से मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो नया पदार्थ नहीं बना, पुनः उसको हम प्राप्त कर सकते हैं उस पदार्थ को। ठीक है। जैसे पानी है, तो पानी से बर्फ बना, तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है कि नहीं बन सकता? ऑफकोर्स बन सकता है। यानी कि हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। फिर है कि यह जो है प्रत्यावर्ती यानी रिवर्सिबल अभिक्रिया को दर्शाता है। रिवर्सिबल मतलब पुनः प्राप्त करना, वही वह रिवर्सिबल, यानी कि मिट्टी से हम घड़ा बनाए, घड़ा से वापस मिट्टी बना सकते हैं। ठीक। फिर है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। साफ साफ बोल रहा है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ इसके आकार और आकृति में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक। एग्जाम्पल दे रखा है, चीनी पानी का मिश्रण। तो चीनी और पानी का मिश्रण किए, तो वापस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, चीनी को अलग पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक। फिर है रोटी का बेलना। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रोटी को हम बेले हैं, वापस से रोटी को भी अभी बनाए नहीं है, उसको ताई पर दे के हम उसको सिजाए नहीं है। ठीक है। रोटी को बेले हैं, वापस से हम रोटी बना सकते हैं, लोइया बना सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए तार का मोड़ना, तार को मोड़ दिया, तार को सीधा भी कर सकते हैं। ठीक। फिर देखिए मोम का पिघलना, वापस से मोम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में, तो ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए बर्फ का जमना, बर्फ जैसे जमा, वापस से पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कौन बन जाएगा, यानी कि ये फिजिकल चेंजेस है, यानी भौतिक परिवर्तन है। अब आइए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या बोल रहा है कि वैसा परिवर्तन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी जस्ट आपको बताया, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बन गया, पुनः प्राप्त होगा? नहीं होगा। कोयला है, कोयला को जला दिए, राख हो गया, वापस से वो कोयला बनेगा? नहीं बनेगा। पेट्रोल है, पेट्रोल को पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब को यूज किए वापस से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते, खत्म हो गया तो खत्म। ठीक है। फिर देखिए यह अप्रत्यावर्ती यानी इरिवर्सिबल अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि वापस से प्राप्त नहीं हो रहा है, रिटर्निंग मिल नहीं रहा है, इसीलिए इसको अप्रत्यावर्ती बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। अभी जस्ट आपको बोले नया पदार्थ का निर्माण होगा, जैसे दूध से दही बना, नया पदार्थ का निर्माण होगा। कोयला से राख बना, नया पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है। तो इन बातों को याद रखना है। फिर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी चीज का जलना, लोहा का जंग लगना, सड़ना, पाचन, श्वसन, ये सब क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है, पदार्थ में परिवर्तन होता है इस क्रियाएं में। ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक नया पदार्थ जो है उसका खोज कैसे होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन के कारण ही कोई भी नया पदार्थ का खोज होता है। ठीक है। अलग अलग पदार्थ को मिलाया जाता है, तभी नया पदार्थ का खोज होता है, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही ना, इसी के अध्ययन से ही ना हम लोग नया नया पदार्थ बना सकते हैं। इसको उसके साथ मिला दिया, नया पदार्थ बना गया। ठीक है। जैसे चाय के साथ, चाय पत्ती के साथ चीनी को मिला दिए, पानी मिला दिए, चाय बन गया, नया पदार्थ बन गया।
तो ये सब रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन के कारण ही हम लोग संभव कर हो पाता है, ठीक है, खोज हो पाता है। फिर देखिए लोहा पर जंग लगना यानी रस्ट ऑन आयरन, लोहा पे किस तरह से जंग लगता है, ठीक है, उसको बचाव कैसे करेंगे ये भी जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए Fe मतलब होता है लोहा, ऑक्सीजन यानी आप समझ रहे हैं O2 मतलब ऑक्सीजन, नमी थोड़ा सा मिला तो ये क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड बन गया, और H2O है, H2O समझ ही रहे हैं आप लोग, तो यानी कि जंग लगने का कारण वो बता रहा है, ठीक है। अत्यधिक दिन के बाद जंग का रंग जो है लाल हो जाता है, Fe3O4 हो जाता है, यहाँ पे O3 की जगह O4 हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि जंग लगने से भार बढ़ता है और धात्विक गुण कमता है, यानी जो उसका धात्विक गुण है, उसका पावर है, हालांकि भार बढ़ जाएगा जंग लगने से, लेकिन उसका जो धात्विक गुण है वो कमजोर हो जाएगा, यानी उसका जितना पावर है उससे वो कमजोर हो जाएगा, देखने में भारी लगेगा लेकिन उसका पावर जो क्षमता है वो कमजोर हो जाएगा पहले से, ठीक है। जैसे इतना बड़ा रॉड है, इसमें जंग लग गया तो थोड़ा सा जंग लगने में क्या होगा, भारी हो जाएगा, लेकिन उसका जो क्षमता है उसमें धात्विक गुण जो है वह कम जाएगा, ठीक। फिर है कि जंग लगने के लिए O2 एवं H2O अर्थात जलवाष्प की आवश्यकता पड़ती है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता पड़ेगी तभी जंग लग सकता है, इसी से रिएक्शन होगा, ठीक। फिर देखिए बोल रहा है कि लवण युक्त जल जो है यानी सॉल्टी वाटर जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यानी कि अम्लीय वर्षा जो है ना जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, सिंपल वाटर नहीं, अम्लीय वर्षा, सॉल्टी वाटर, ठीक, ये याद रखिएगा, सॉल्टी वाटर नहीं अम्लीय, लवण युक्त जल जो भी बोल दीजिए। फिर देखिए आगे बोल रहा है, अम्लीय बोल रहे हैं हम लोग, सॉरी लवण युक्त जल यानी सॉल्टी वाटर, नमकीन, ठीक। आगे बोल रहा है कि क्रोमियम, निकेल, पेंट, ग्रीस, तेल का प्रयोग कर जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि हम लोहे में क्रोमियम या निकेल या पेंट या ग्रीस या तेल का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे को जंग से बचा सकते हैं, लोहे के ऊपर क्रोमियम का लेप लगा दीजिए, निकेल का लेप लगा दीजिए, जंग से बचाया जा सकता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्ता का लेप चढ़ाना यस्द लेपन कहलाता है, यानी गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है, इसको यस्द लेपन कहते हैं, ठीक है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ आपके अभिक्रिया है, उसको समझते हैं, इसको देखिए आप लोग, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आइए कुछ और पॉइंट है उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए मोमबत्ती, मैग्नीशियम का जलना, आपको रासायनिक अभिक्रिया है ये, और मैग्नीशियम के जलने के बाद देखिए मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन की सहायता से जला, ठीक है, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, याद रहेगा। फिर देखिए लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में रंग का परिवर्तन होना, ये देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है ना स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ये नीला रहेगा, कॉपर सल्फेट नीला होता है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, क्या है ये, कॉपर सल्फेट, स्टार्टिंग में ये नीला रहेगा आपको, ठीक है। फिर देखिए लोहा को इसमें डालने पे, ठीक है, इसमें फिगर दिया हुआ अच्छे से, आपको फिगर इसमें दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर बनाना संभव नहीं है, ठीक है, ऐसे एक गिलास दे दिया है कॉपर सल्फेट और उसमें एक पत्ती ब्लेड को डाल दिया है, लोहा है, ठीक है, तो ये लोहा हो गया, तो ये नीला से क्या हो जाता है ना, फेरस सल्फेट बन गया, ये बन गया फेरस सल्फेट, ठीक है, बना तो फेरस सल्फेट लेकिन इसका रंग जो है हरा हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है इसमें, ठीक है। कॉपर सल्फेट था, क्या हुआ, लोहा के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बन गया और ये कॉपर अलग हो गया। तो ये अलग क्यों होता है इसके बारे में भी आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, अलग अलग प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लगभग 9 क्लास में शायद पढ़ना है, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सब्र करिए, इन सभी अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मोमबत्ती का जलना जो है, याद रखिएगा हमेशा कि रासायनिक परिवर्तन है, कब, मोमबत्ती का जलना, अगर वही पूछ दे कि मोमबत्ती के जलने में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं होती है, लेकिन मोमबत्ती का जलना अगर पूछ दे तो वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मोमबत्ती के जलने में कौन सी अभिक्रिया है, तो भौतिक और रासायनिक, ठीक, याद रखिएगा। फिर देखिए तांबे के तार का जलना, तांबे का तार अगर गर्म कर दिए, जला रहे हैं उसको, मतलब गर्म किए तो जलना वही हुआ, तो वह भी हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, तांबे की तार,
ठीक है। फिर देखिए CuSO4 का क्रिस्टलीकरण रासायनिक परिवर्तन। CuSO4 का क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं ना, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है। फिर देखिए है कि रासायनिक परिवर्तन में घटने वाली कुछ घटनाएं, ये कौन कौन से ऐसी घटनाएं हैं, 2 4 5 घटनाएं हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि ध्वनि का उत्पन्न होना, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक। रंग में परिवर्तन, नया रंग बन रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना, रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन, मतलब कोई नया गंध बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है नए गंध का बनना, रासायनिक परिवर्तन है। उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, यानी जिस एग्जाम्पल में ले सकते हैं परावैंगनीकरण, विकिरण मतलब फैलाव। ठीक है, वह क्या होता है, निर्मुक्त होता है यानी बाहर निकलता है, या अवशोषित होता है, क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थे मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी से। कुछ कुछ पॉइंट्स अगर रह गया है तो हम लोग का आगे चल के क्लियर हो जाएगा, जैसे ये इसको डिटेल से पढ़ना है, आगे चल के आगे क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के लगभग एनसीईआरटी में जो टॉपिक थे एनसीईआरटी से लगभग हमने कोशिश किया जो इसमें बुक में दिया हुआ है। ठीक है, बताने का कोशिश किया। कुछ मिस्टेक्स वगैरह हुए होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कुछ गलतियां अगर हुई होगी तो। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।